हेलो बच्चों। तो अ, आज की वीडियो में हमें कक्षा 11 की बायोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ना है। अध्याय 1 का नया टॉपिक है वर्गीकी, जो मैंने कल की वीडियो में थोड़ा सा बताया था। आइए देखते हैं। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपन लोग अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? पहचान करने का, नामकरण करने का, वर्गीकरण करने का। अर्थात जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पहचान, नामकरण, वर्गीकरण करके करके किसी भी जीवधारी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण कहते हैं। सबसे पहले किसी जीव के लक्षण देखना, फिर पहचान करना, फिर नाम देना, और फिर बाद में हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण भी हम दो चीज़ों को देख के करते हैं, या तो हम समानता देखें या असमानता देखें। मतलब समानता असमानता किसकी? लक्षणों की। कौन से लक्षण समान है, कौन से लक्षण असमान है, उनके आधार पर हम जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा था, सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया? तो अरिस्टोटल या अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले वर्गीकरण दिया था। इसके बाद वर्गीकी शब्द या टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? एपीडी कंडोले ने दिया था। फिर ओवरऑल देखा तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया था। फिर हमारे साइंटिस्ट है कौन से? कार्ल लिनियस या कार्ल वॉन लिन। इन्होंने वर्गीकी को विस्तार से सबसे अच्छी तरीके से बताया, इसलिए इनको वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वर्गीकी के जनक कौन होते हैं? तो वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिन। इन्होंने वर्गीकी प्रकार बताए, या हम कहें कि वर्गीकी के अगर प्रकार देखें तो वर्गीकी 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राचीन वर्गीकी, एक आधुनिक वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी ये अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें उन्होंने किसी भी जीवधारी की पहले पहचान करना बताया, फिर वर्गीकरण नामकरण बताया, फिर उसके बाद वर्गीकरण बताया। लेकिन यहाँ पे कमी ये थी, इन्होंने वर्गीकरण को केवल 1-2 लक्षणों के आधार पर किया, जबकि आधुनिक वर्गीकरण जो था, आधुनिक वर्गीकी जो थी कैरोलस लीनियस ने दी थी। उसमें भी इन्होंने क्या किया था? पहले किसी जीवधारी का पहचान किया, फिर उसका नाम किया, फिर वर्गीकरण किया। वर्गीकरण उन्होंने बहुत सारे लक्षणों के आधार पर किया। ठीक है, उनकी बाहरी लक्षणों के आधार पर, आंतरिक लक्षणों के आधार पर, कार्यकी के आधार पर। फिर हमने देखा एक और टर्म वर्गीकी विज्ञान या सिस्टमेटिक, ये भी कैरोलस लीनियस ने इसको खोजा था। इसकी जनक भी यही हैं, और इस शब्द को भी इन्होंने ही दिया था। इन्होंने भी इस विज्ञान में क्या किया? उन्होंने सबसे पहले किसी जीवधारी की पहचान करी, फिर नामकरण दिया, फिर वर्गीकरण किया। साथ में यहाँ पे इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, क्या? विकासवादी संबंध। मतलब यहाँ पे जीवधारियों का विकास उनके पूर्वजों के आधार पर दिया गया है। फिर क्वेश्चन था कि हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो हम जीवों को वर्गीकृत इसलिए करते हैं जिससे हम उनको जीवधारियों को आसानी से पहचान कर सकें। ठीक है, उनकी अध्ययन की सुविधा हो जाए, मतलब अध्ययन आसानी से कर सकें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीवों के मौलिक और उनके बीच के विकासीय संबंध को स्पष्ट करना था। ठीक है, इन सभी के कारण हम क्या जीवधारियों की आसानी से क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले जीव तथा विदेशों में पाए जाने वाले जीव या दूर एरिया में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन किस प्रकार से करें, उनके लक्षणों को किस प्रकार देखें, ये सब इन्होंने वर्गीकरण विज्ञान में दिया। तो आइए हम वर्गीकरण विज्ञान की या वर्गीकी के विभिन्न सोपानों के या विभिन्न चरणों के बारे में देखें। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें बनता है नोमेनक्लेचर या नामकरण। नामकरण किस लिए किया जाता है? तो किसी भी जीवधारी को पहचानने के लिए या पहचान करने के लिए हम जीवधारियों को क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। जैसे एक माता पिता के अगर 3 या 4 बच्चे हैं, तो उन चारों बच्चों का प्रॉपरली उनका क्या दिया गया होगा? नाम दिया गया होगा। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले जीवधारी का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। अब ये नाम कैसे होते हैं? तो नाम यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थानीय नाम होता है, एक वैज्ञानिक नाम। स्थानीय नाम को हम इंग्लिश में वर्निकुलर नेम कहते हैं, जबकि वैज्ञानिक नाम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। स्थानीय नाम ही इसमें आ रहा है, एक प्रॉपरली एक स्थान पे दिया जाने वाला नाम स्थानीय नाम होता है, जो केवल और केवल भ्रम पैदा करता है। जबकि वैज्ञानिक नाम ये यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम देखें तो होमो सेपियंस है। अब ये होमो सेपियंस नाम पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में दिया गया है, जबकि वर्निकुलर या स्थानीय नेम में यहाँ पे अलग अलग है। जैसे प्याज है, हम यहाँ पे प्याज बोलते हैं, यहाँ पे मतलब एमपी में इसको प्याज बोला जाता है, जबकि मुंबई में चले जाएँ महाराष्ट्र में तो उसको हम कांदा बोलेंगे। ऐसे ही तरबूज को कहीं कहीं पे तरबूज बोला जाता है, कहीं पे कलिंदर बोला जाता है, कलिंद्रा बोला जाता है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे इस नाम थे, कौन से? स्थानीय और वैज्ञानिक नाम। फिर इसके बाद नामकरण के बाद फिर एक टर्म आया द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी हमारे
कार्ल वॉन लिन ने दिया था। यहाँ पे एक टर्म है कैरोलस लीनियस का रियल नेम कार्ल वॉन लिन था, लेकिन जब इन्होंने द्विनामकरण पद्धति दी तो उस नाम पद्धति के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। अब इसमें देखें तो द्विनामकरण पद्धति में सीधा सीधा दिख रहा है द्विनाम मतलब दो नाम, मतलब किसी भी जीवधारी के दो नाम होंगे। अब दो नाम कौन से, तो यहाँ पे देखें साइंटिफिक नेम दो होते हैं, एक तो वंश का या जीनस का नेम होता है, दूसरा स्पीसीज का। मतलब अगर ह्यूमन का बताएं तो होमो सेपियंस, तो होमो वंश हो गया और सेपियंस उसकी जाति हुई। अब यहाँ पे सन 1751 में कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी फिलोसफिया बॉटनिका, जिसमें उन्होंने द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया। फिर 1753 में भी उन्होंने भी एक बुक लिखी स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने लगभग 5900 पादपों के नामकरण किए। इसके बाद सन 1718 में फिर से उन्होंने एक किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने 4326 के लगभग एनिमल्स के नामकरण किए। ध्यान देना बच्चों, ये तीनों के तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। ये तीनों की तीनों किताबें किसके द्वारा लिखी, कैरोलस लीनियस के द्वारा या कार्ल वॉन लिन के द्वारा लिखी गई, जो क्रमशः 1751, 1753, 1758 में लिखी गई थी और प्रतिपादित की गई। इसके बाद एक कुछ कमेटी के बारे में देखें, नोमेनक्लेचर कमेटी या नामकरण कमेटी। तो सबसे पहली कमेटी है ICBN, जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामकरण कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। दूसरा ICZN, जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तीसरा ICVN, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके अलावा एक और है ICNB, इसको हम ICBN लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर इसको ICBN दिया जाता तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती कि कौन सा ICBN है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या दे दिया, ICNB, जिसका मतलब क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्या नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ये चार हमारी क्या थी, नामकरण समिति थी। अब फिर से देखें द्विनामकरण पद्धति, देखें तो द्विनामकरण पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी, जिसमें इनके कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार से हम द्विनामकरण पद्धति नामकरण दें या द्विनामकरण पद्धति के आधार पे हम नाम दें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम हमेशा दो नामों से बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पे साइंटिफिक नेम दो नामों से बना होता है। पहला नेम हमारा जीनस होता है, क्या होता है, जीनस। दूसरा नाम हमारा स्पीसीज होता है। जीनस मतलब पहला हमारा वंश का नाम होता है, दूसरा हमारी जाति का नाम होता है। जैसे अगर मेढक का देखें तो राना टिग्रीना, राना जीनस हो गया, टिग्रीना स्पीसीज होगी। इसके अलावा होमोसेपियंस ह्यूमन का नाम है, होमो इसमें जीनस हो गया, सेपियंस इसकी जाति या स्पीसीज होगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जीनस नेम। तो जीनस नेम जब भी हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जबकि स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे राना टिग्रीना लिखा गया है या होमोसेपियंस लिखा गया है, तो इस होमोसेपियंस में पहला वर्ड हमारा कैपिटल है, बाकी सारे के सारे वर्ड हमारे कैसे स्मॉल लेटर में हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से राना टिग्रीना में पहला कैपिटल रहेगा और टिग्रीना का T स्मॉल रहेगा। कैसा रहेगा, T स्मॉल रहेगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट बनता है साइंटिफिक नेम के बाद साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम लिखा जाता है। ध्यान देना, जब हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिख लेंगे, इसके बाद साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे। जैसे होमोसेपियंस के बाद साइंटिस्ट का नेम क्या आएगा, होमोसेपियंस लिन। क्या आएगा, होमोसेपियंस लिन। चौथा पॉइंट है साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखते हैं, क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज या एक मृत भाषा होती है। कैसी है, अर्थात ये क्या है, एक मृत भाषा है, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी भाषा जिसका नाम एक बार जो रख दिया सो रख दिया, अब ये कभी बदल नहीं सकता है। ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं, मृत भाषा बोलते हैं, जो कौन सी होती है, लैटिन या ग्रीक होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, साइंटिफिक नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। साइंटिफिक नेम हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो वैज्ञानिक नेम लिखना है और या छापना है। अगर लिखना है तो सबसे पहले हम इसको हाथ से लिखेंगे, और हाथ से लिखेंगे तो हम जब भी कोई नाम लिखेंगे तो ये अंडरलाइन कर देंगे। जबकि अगर हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे या छाप रहे होंगे तो ये हमेशा इटैलिक फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक फॉर्मेट। आशा करता हूँ बच्चों ये पहला टर्म आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है या नामकरण के बारे में बताया है। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला ही क्वेश्चन बन गया, हम जीवों को वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो सीधा सा आंसर है पहचान करने के लिए करते हैं। हम जीवों का वर्गीकरण उनकी पहचान करने के लिए करते हैं।
तो यहाँ पे देखें लिविंग बींग्स को क्लासीफाई करें, अगर लिविंग बींग्स को या सजीवों को अगर हम क्लासीफाई या वर्गीकृत करते हैं तो दो आधार पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज मतलब समानता के आधार पर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलरिटीज या विषमता के आधार पर। मतलब अगर हमें किसी जीव को हमें वर्गीकृत करना है तो उसकी समानता और विषमता के आधार पर देखना पड़ेगा। ये समानता विषमता क्या है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। कौन से जीवों की कौन से लक्षण समान हैं, कौन से असमान हैं, ये दोनों देखेंगे। फिर यहाँ पे जीवों को वर्गीकृत करके एक समूह या एक क्रम में रखते हैं। ध्यान देना बच्चों, जीवों को वर्गीकृत करके एक समूह या एक क्रम में रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वर्गीकी या वर्ग की संवर्ग या वर्ग की पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारा ये। जीवों को वर्गीकृत करके एक समूह में या एक क्रम में रखते हैं, उस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्गी की संवर्ग कहते हैं या वर्ग की पदानुक्रम कहते हैं या टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या संवर्ग की पदानुक्रम जो है ये 7 पदों में बताया गया है और प्रत्येक पद को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सोपान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोपान बोलेंगे या फिर हम इसको टैक्सॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैक्सॉन। आइए देखें तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची 7 स्टेप में दिया गया है। 7 स्टेप कौन से थे, सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप है किंगडम, जिसे हम जगत कहते हैं। दूसरा स्टेप फाइलम, जिसे हम संघ कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ पे एनिमल्स या जंतु जगत के लिए संघ का शब्द का यूज करते हैं, जबकि पादप के लिए हम प्रभेद या डिवीजन शब्द का उपयोग करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा तीसरा पद है कौन सा, क्लास, जिसे हम वर्ग कहते हैं। चौथा ऑर्डर, जिसे हम गण कहते हैं। पांचवा फैमिली, जिसे हम कुल कहते हैं। छठवा जीनस, जिसे हम वंश कहते हैं। सातवां स्पीसीज, जिसे हम क्या कहते हैं, जाति। तो यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे सीधा पॉइंट देखें तो वर्गीकी संवर्ग का सबसे बड़ा पदानुक्रम कौन सा होता है, किंगडम होता है, जगत होता है, जबकि सबसे छोटा पद क्या सा होता है, स्पीसीज या जाति होती है। तो जैसा कि हमने देखा है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची जो दी हुई है या वर्ग की पदानुक्रम दिया है, इसमें वर्ग की पदानुक्रम में सबसे बड़ा स्टेप कौन सा है, जगत या किंगडम आता है, जबकि सबसे छोटा जाति या स्पीशीज आती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि एनिमल जगत के लिए अगर यहाँ पे फाइलम आ रहा है और जंतु की जगत के लिए आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको फाइलम या संघ बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो हम प्लांट की बात करते हैं तो हमें फाइलम यूज नहीं करना है, फिर हमें डिवीजन या प्रभेद वर्ड यूज करना है। क्या, डिवीजन या प्रभेद वर्ड यूज करना है। अब आगे देखें, टैक्सॉन या वर्ग की सोपान या वर्गक या पद, ये क्या कहलाता है, तो वर्ग की पदानुक्रम में जो प्रत्येक पद होते हैं, वर्ग की पदानुक्रम में जो प्रत्येक पद होते हैं, इन्हीं प्रत्येक पद को हम वर्गक या वर्ग की सोपान या टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या वर्ग की पदानुक्रम का सबसे छोटी यूनिट देखें तो कौन सी, स्पीसीज या जाति होती है, जबकि बड़ी यूनिट क्या होती है, किंगडम या जगत होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या वर्ग की पदानुक्रम में, ठीक है, नीचे से जब ऊपर जाते हैं, नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे, नीचे से हम क्रमशः क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे समानताएं कैसी होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी, कम। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ दिए सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी मतलब समानता और असमानताएं दिखाई। जैसे टाइगर, बाघ, जिसको हम पैंथेरा टाइग्रस कहते हैं, लॉयन या शेर, जिसको हम पैंथेरा लियो कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंथेरा। अब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलरिटी। सिमिलरिटीज ये क्योंकि ये दोनों की दोनों एक प्रकार की बड़ी बिल्ली है। क्या है, एक प्रकार की बड़ी बिल्ली। बोथ आर बिग कैट, दोनों की दोनों क्या है, एक प्रकार की बड़ी बिल्ली है। ठीक है, और दोनों का जीनस भी क्या होता है, सेम होता है। जबकि फेलिडी क्या होती है, ये दोनों के किस में आएंगे, फेलिडी में आएंगे। क्यों, क्योंकि फेलिडी में बिल्ली आती है। अब यहाँ पे बिल्ली बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है। छोटी वो जो हमारे घरों में रहती है और बड़ी ये शेर बाघ वगैरह, ये बड़ी बिल्ली में आती है। जबकि कैनेडी ये कुत्तों का कुल होता है। किसका होता है, कुत्तों का कुल होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है। तो अगर हम वर्गीकरण देखें तो अलग अलग समय के दौरान या अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण भी अलग अलग प्रकार का दिया है। नॉर्मल हमने देखा था, सबसे पहले आया था 2 जगत वर्गीकरण। ये 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, कैवलस लीनियस। लेकिन इनके पहले भी अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था, जिनमें उन्होंने 2 या 3 लक्षणों को ध्यान में रखा और उन्होंने वर्गीकृत कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। बाद में
दो जगत वर्गीकरण दिया गया है जो कि इन्होंने दिया था कार्ल वॉन लिन या कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया इनकी खासियत क्या थी, इन्होंने एक आधार लिया, कौन सा, कोशिका भित्ति। मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो कोशिका भित्ति के आधार पर दिया। अब इनको लगता था कि संसार में या जितने भी जीवराशि देखें तो उनमें केवल दो चीज़ें होंगी कोशिका भित्ति के आधार पर, दो, या तो कोशिका भित्ति होगी या कोशिका भित्ति नहीं होगी। फिर इन्होंने कहा वे प्राणी या वे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, उनको अलग समूह में रखेंगे, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनको अलग समूह में। जैसे पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनको इस अलग ग्रुप में रखेंगे, जबकि जंतु जगत में जो जंतु जगत की जो कोशिका होती है, जंतु की जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक पॉइंट तो यहाँ पे यही मिल जाता है। अगर जंतु पादप का अगर अंतर देखें तो पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब यहाँ पे एनिमेलिया जो किंगडम था, इस एनिमल किंगडम में इन्होंने सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड किया, ठीक है। जबकि यहाँ पे प्लांटी जगत में इन्होंने बहुत सारे जीवधारियों को रखा है, जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा है, पादपों को भी रखा है, कवक या फंजाई को भी रखा है, ठीक है, एल्गी मतलब कि शैवाल को भी रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने रख तो दिया, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी या बहुत बड़ी कमी कर दी। कमी क्या थी, जैसे जो पादप होते हैं ये बहुकोश की होते हैं, कवक एक कोश की बहुकोश की होता है, जबकि जो बैक्टीरिया होता है ये एक कोश की होता है। क्या होता है, एक कोश की। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो इन्होंने वर्गीकरण किया, लेकिन इन्होंने एक कमी कर दी, क्या कि इन्होंने जीवधारियों को एक कोश की और बहुकोश की दोनों को एक साथ रख दिया। अब ये कमी दूर करने के लिए एक और वैज्ञानिक आए, कौन से, हीकल नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने इनके जो कैरोलस लीनियस थे इनके वर्गीकरण को देखा और इनके वर्गीकरण को थोड़ा सा सुधार किया और उन्होंने एक नया वर्गीकरण दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 जगत वर्गीकरण। इस 3 जगत वर्गीकरण में इन्होंने एक नया जगत जोड़ दिया, कौन सा, प्रोटिस्टा जगत जोड़ दिया है। क्वेश्चन एक आता है कि हीकल नामक वैज्ञानिक ने कौन सा जगत खोजा था, तो प्रोटिस्टा जगत खोजा था। क्यों, 2 जगत तो ऑलरेडी थी, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने एक नया जगत जोड़ दिया, कौन सा, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। अब इन्होंने भी जब वर्गीकरण दिया तो इन्होंने भी एक आधार लिया, कौन सा, इन्होंने लिया कोशिका संगठन का आधार लिया है। क्या लिया है, कोशिका संगठन का आधार लिया है। या सीधी बात बोलें तो इन्होंने जो आधार दिया है, कोशिका से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी का संगठन ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या देखना है, शरीर देखने है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो अर्नस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक ने 3 जगत वर्गीकरण दिया था। इस 3 जगत वर्गीकरण में इन्होंने एक नया जगत खोजा था, कौन सा, प्रोटिस्टा जगत खोजा था। अब इन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसमें इनका पहला जगत क्या था, पादप जगत था। इन्होंने पादप में पादप भी रखे, साथ में कवक भी रख दिए। एनिमेलिया जगत में एनिमल्स आ गए। प्रोटिस्टा जगत में अब इन्होंने बैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ इन्होंने ये रख दिया। अब ये रखने के बाद इन्होंने रख तो दिया, लेकिन यहाँ पे भी इनको एक समस्या आ गई। क्यों, क्योंकि जो इन्होंने बैक्टीरिया रखा था और ये डायटम्स थे, जो बैक्टीरिया थे ये कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे। क्या थे, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, जबकि जो अदर लिविंग बींग्स थे वो यूकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने वर्गीकरण में भी एक कमी कर दी, कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आए, कौन से, कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक आए। इन कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक नया जगत वर्गीकरण दिया, कौन सा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम 4 जगत वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया था, ये कॉपलैंड ने दिया था और इन्होंने एक नया जगत खोजा था, कौन सा, मोनेरा जगत। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बनेगा, मोनेरा जगत को किसने खोजा, तो कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत खोजा। और जब इन्होंने वर्गीकरण दिया तो इन्होंने भी एक आधार लिया, कौन सा, कोशिकीय संगठन का। या हम बोल दें तो कोशिका कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और यूकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। और इस वर्गीकरण में इन्होंने एक नया जगत खोज दिया, कौन सा, मोनेरा जगत, जिसमें केवल और केवल बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल, BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली हरी शैवाल, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया। बाकी प्रोटिस्टा ग्रुप में जितने भी शैवाल थी, डायटम्स थे, डायनोफ्लैजिलेट, उन सभी को इंक्लूड कर दिया। बाकी प्लांट जगत अपना अलग था ही और एनिमल जगत अपना था ही। प्लांट जगत में यहाँ पे ध्यान देना है, इन्होंने अभी भी प्लांट रखा और फंजाई को रखा गया है।
तो इस प्रकार से ये हमारा 4 जगत वर्गीकरण होता है, ध्यान देना है। 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड ने दिया था। एक नया ग्रुप खोजा, कौन सा, मोनेरा ग्रुप खोजा था, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा है। यहाँ पे भी इनमें इनकी कमी थी, यहाँ पे इन्होंने ये सब रख दिया, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो पादप जगत था, पादप जगत में इन्होंने पादप तो रखा और फंजाई भी रख दी। अब पादप स्वपोषी हैं, जबकि फंजाई क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट गलत कर दिया। अब इस कमी को दूर करने के लिए फिर अगले वैज्ञानिक आए, R.H. विटेकर। कौन आए थे? R.H. विटेकर, जिन्होंने एक नया जगत बनाया, कौन सा, कवक या फंजाई जगत बनाया। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया, वो वर्गीकरण का पोषण तो था ही था, इसके अलावा इन्होंने और भी आधार लिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पोषण के आधार पर इन्होंने जो जगत दिया, 5 जगत वर्गीकरण था, R.H. विटेकर ने दिया था। और यहाँ पे इन्होंने कवक जगत को खोजा था। तो प्लांटी जगत था, एनिमेलिया जगत था, फिर प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, और कौन सा आ गया, कवक जगत आ गया। कौन सा? कवक जगत। इस प्रकार से हमारे ये 5 जगत वर्गीकरण तक इन्होंने वर्गीकरण दिया गया। इसके अलावा एक जगत और खोजा गया था, ठीक है, जिसको हमने 6 जगत वर्गीकरण या 3 जीवन के 3 डोमेन बोला। ये हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपन को केवल इतना ही देखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्तमान में कम से कम 300 से ज़्यादा वर्गीकरण दिए गए हैं, वो अलग अलग दिए गए हैं, जो बड़ी बड़ी क्लासों या कक्षाओं में देखने को मिलेगा। अभी हमें केवल यहीं तक देखना है, R.H. विटेकर। तो ये आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण, इन सभी को बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने ये वर्गीकरण दिए हैं और इन्होंने कौन सा नया जगत खोजा था, वो सब बताया गया है। अब अगला पॉइंट अपना आता है, या अगला टॉपिक आता है, टैक्सोनॉमिक एड या वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन मतलब ऐसे साधन जिनकी सहायता से हम वर्गीकरण या वर्गीकी के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला एक टर्म बनता है हर्बेरियम। ये क्या होता है? ये हर्बेरियम एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम पेड़ पौधों की जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। ये होता क्या है? तो यहाँ पे देखें, ये इसमें हर्बेरियम में क्या लेते हैं, पादपों के नमूने या प्लांट के स्पेसिमेन लेते हैं। कौन से प्लांट? डेड प्लांट के स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स को क्या करते हैं, हम पहले सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर इसको प्रेस करेंगे और फिर एक हर्बेरियम शीट पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हर्बेरियम शीट होती कैसी है? तो ये हर्बेरियम शीट बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। नॉर्मल देखें तो 11.11 इंच 5 सेंटीमीटर लंबी, 16 इंच 5 सेंटीमीटर चौड़ी ये होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक कोने पर हम इसकी पूरी डिटेल रखते हैं। डिटेल में हम डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, किस साइंटिस्ट ने खोजा था, कहाँ पे खोजा था, किस प्रजाति का पौधा लिया गया, ये सारी की सारी जानकारी हम इस हर्बेरियम शीट पर लिख देंगे, जिससे भविष्य में कभी इस पौधे की अगर हमें अध्ययन करना पड़ेगा तो ये सीधी हर्बेरियम शीट उठाएंगे और इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। जैसा कि हमने हर्बेरियम के बारे में देख लिया, हर्बेरियम क्या है? एक वर्गीकी या जीवों को वर्गीकृत करने का एक सहायता साधन है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक एड या सहायता साधन कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने हर्बेरियम देख लिया। हर्बेरियम में सीधा सीधा पॉइंट बनाए तो हर्बेरियम एक ऐसी सीट होती है जिसमें हम पादप नमूनों को कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर इसको दबा देंगे, दबाने के बाद हर्बेरियम सीट पे इसको पेस्ट कर देंगे और जितनी भी जानकारी हो सकती है उस जानकारी को एक कोने पे हम उसमें रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हर्बेरियम सीट हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा बॉटनिकल गार्डन, जिसे हम वनस्पति उद्यान करते हैं। वनस्पति उद्यान में भी हम 3 चीज़ें देखेंगे। स्टडी, इन्फॉर्मेशन, प्लांट्स। मतलब अगर हम इस उद्यान में बड़े बड़े पादपों को, पेड़ों को अगर रख देते हैं तो क्यों रखते हैं? क्योंकि जिससे उन पेड़ पौधों के बारे में हम जानकारी ले पाएँ, ठीक है, उनका अध्ययन कर पाएँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएँ और ये पादप होते किस प्रकार के, ये सब देखें, ठीक है। इस जो वनस्पति उद्यान होता है तो इसमें 2 चीज़ें अपन को होती है। एक तो हमें इस किसी भी पादप की पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, साथ में उन पौधों को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये ख़त्म होने की कगार में है तो उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे बहुत विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, उनसे दवाइयों की प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वनस्पति उद्यान है, ठीक है। नॉर्मल एक अगर वनस्पति उद्यान देखें तो कोलकाता में एक वनस्पति उद्यान मिलता है जिसको हम रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहते हैं,
इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे, ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश में भी है, कुछ उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में कुछ वनस्पति उद्यानों की स्थापना की गई है, जिसमें उन पेड़ पौधों की, ठीक है, उनका अध्ययन भी कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उनको कंजर्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा म्यूजियम। ये भी एक हमारा उद्यान टाइप का होता है, बट यहाँ पे हम प्लांट्स को या एनिमल्स को क्या करते हैं, उनकी बॉडी को रखते हैं या उनके जो जीवाश्म होते हैं उनको कंजर्व करते हैं, ठीक है, या तो उनके एक अंग को कंजर्व कर सकते हैं या पूरी बॉडी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको कंजर्व करने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो हमारे कक्षा 11 या 12 की जो क्लासेस होती हैं उनकी अगर लैब देखें, ठीक है, तो उन लैब में कुछ लंबे लंबे कांच के बर्तन से होते हैं, जिनमें जंतु या पादप के कुछ नमूने रखे रहते हैं। उनमें एक लिक्विड होता है, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड लिक्विड होता है, जिसकी वजह से इनको हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लांट स्पेसिमेन या एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं उनमें कौन सा लिक्विड डाला जाता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इनको हम कंजर्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पहला पॉइंट अपना हर्बेरियम, फिर वनस्पति उद्यान, फिर म्यूजियम, ये 3 अलग अलग पॉइंट अपन को क्लियर होते हैं। फिर नेक्स्ट अपना जू, जिसे हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। यहाँ पे हम एनिमल्स को सुरक्षित रखते हैं, एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग एनिमल्स को हम देख सकते हैं, जो जानवर हम वास्तविकता में नहीं देखे वहाँ यहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक टर्म आता है मोनोग्राफ। ये एक प्रकार की बुक होती है जिसमें किसी भी पादप की जानकारी को संयोजित किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। इसमें वास्तव में अगर देखें तो होता क्या है, देखें ये जो मोनोग्राफ होती है ये इसमें कोई ये एक प्रकार की बुक होगी जिसमें कोई भी एक पादप ले लेंगे, क्या लेंगे, कोई भी एक पादप ले लेंगे और उस पादप की जितने भी स्टेप होते हैं, अगर टैक्सोनॉमी का हायरार्की देखें तो 7 स्टेप जो होते हैं, उन 7 स्टेप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बुक में हम इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। अब इसके बाद हमारा 2 टर्म आते हैं, एक फ्लोरा आता है, ठीक है, एक की आता है। फ्लोरा में देखें तो फ्लोरा एक बुक होती है जिसमें प्लांट की जानकारियों को मेंशन किया जाता है। यहाँ पे प्लांट किस प्लेस पे है, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका वातावरण क्या है, किस प्रकार से वो किस प्रकार के वातावरण में सर्वाइव कर सकता है, कैसा उसको वातावरण चाहिए, ये सभी जानकारियाँ यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। ध्यान देना, फ्लोरा में हम प्लांट की इन्फॉर्मेशन करते हैं, जबकि फोना को में हम एनिमल्स की डिटेल को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप अपना बनता है कौन सा, की, जिसे हम कुंजी या चाबी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का सहायता साधन है जिसमें हम जीवों को क्या कहते हैं, पहचान करते हैं, ठीक है। वास्तव में देखें तो जो की क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट या एक प्रकार का कथन होता है जिससे हमें कुछ मार्गदर्शन या लीड मिलती है, ठीक है, और इसके हमेशा 2 आंसर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया उसके हमेशा 2 आंसर होंगे, या तो उसका आंसर हाँ में होगा या नहीं में होगा। अगर हाँ में होगा तो हमें उसका उत्तर या आंसर पता चल जाएगा, और अगर नहीं में आता है आंसर तो हमें वहाँ से भी एक नया स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण दिखा है, जो वर्टिब्रेट होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिब्रेट। तो अगर वर्टिब्रेट में देखें तो वर्टिब्रेट में क्या बाल होते हैं, अगर आंसर है यस तो वो क्या हो गया, मैमल्स, हमें आंसर पता चल गया। मान लो अगर आंसर आता है नो, अगर नहीं होते हैं तो फिर यहाँ से फिर क्वेश्चन मिलेगा, तो फिर क्या उस जीवधारी में पंख मिल रहे हैं, अगर पंख मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो पक्षी हो गया, नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि उन जीवों का शरीर शुष्क होता है कि नहीं। अगर शुष्क होता है तो पता चलेगा ये रेप्टाइल्स है, अगर शुष्क नहीं है तो फिर ये कथन पता चलेगा। मतलब यहाँ पे जो कुंजी है, यहाँ पे हमें किसी भी जीव की पहचान करने के लिए एक कथन दिया जाता है जिसके 2 आंसर मिलते हैं। उन आंसर के आधार पर हमें या तो उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा या उसके बारे में एक और नया क्वेश्चन के थ्रू हमें या उसका कथन के थ्रू हमें जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर की जानकारी दी हुई है। इस प्रकार से अपना अध्याय 1 कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड, एक एक टर्म को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, समझाया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर इन वीडियो में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो
प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को किया जाए या सॉल्व किया जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।